फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा 2 से संबंधित या सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जो है यह प्रश्न तैयार किए हैं। यह SCERT की किताब यानी बिहार सरकार की किताब से तैयार किए हैं, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारे स्क्रीन पर जो पहला नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी पृथ्वी पर दिन और रात की जो स्थिति होती है वो पृथ्वी के किस गति के कारण होती है। तो पृथ्वी की जो दो गति है, एक जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वार्षिक गति के रूप में भी जानते हैं। दूसरा है पृथ्वी की दैनिक गति, जिसके वजह से दिन और रात की स्थिति में परिवर्तन आता है। अर्थात इस पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि पृथ्वी पर दिन और रात जो होती है वह दैनिक गति के कारण होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो उसमें पृथ्वी मतलब जो 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वो कुल मिलाकर के ये जो सौर मंडल का निर्माण होता है, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है। तो इसका सबसे सही उत्तर है कि जो है यह ऑप्शन नंबर ए यानी बृहस्पति ग्रह जाना जाएगा। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप उत्तर हमसे पहले कर पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पृथ्वी की अगर स्थिति की हम लोग बात करें तो पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी की स्थिति कौन सी है, तीसरी ग्रह है, और आकार में पृथ्वी जो है वो 5वां बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इससे बाद जो है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, उसमें जो सबसे छोटा ग्रह के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी कि बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, और यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी है। सूर्य के सबसे करीब ग्रह में से जो है सबसे करीब जो ग्रह है वो बुध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग, अगर हम लोग पृथ्वी के 3 हिस्सों की बात करें, जो केंद्र से लेकर के और यहाँ पृथ्वी के भूपटल तक, तो पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर त्रिज्या है। यह NCERT के किताब के मुताबिक है। लगभग में अगर आपके पास ऑप्शन आए तो 6400 किलोमीटर भी लगभग में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो इसमें सबसे भीतर वाला जो हिस्सा है उसको क्रोड के नाम से जानते हैं। वह किन तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा चौथा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि सबसे जो पृथ्वी का भीतरी हिस्सा है, सेंटर का जो हिस्सा है केंद्र का, वह लोहा और निकेल से बना होता है। लोहा को इंग्लिश में Fe और निकेल का Na संकेत के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए शॉर्ट नेम में जो है इसे नीफे भी कहते हैं ऑप्शंस में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पृथ्वी का सबसे अंदर वाला हिस्सा जो है वह नीफे के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। जी, भारत का जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहे थे, उस दौरान जो है वह डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से जो संस्था की स्थापना किए थे, उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है, बाल गंगाधर तिलक महोदय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 के गदर के समय यानी 1857 की जो क्रांति हुई, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 के क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उससे पहले तक तो लॉर्ड डलहौजी थे, लेकिन उसके उन्होंने हड़प नीति अपनाई थी। यानी जब किसी राजे रजवाड़े के परिवार में अगर कोई संतान न हो, वो निसंतान हो, तो उनकी ज़मीन को अनाधिकृत रूप से वो कब्जा कर लेते थे। उसके पश्चात जब ये भी 1857 की क्रांति में मुख्य रूप से ये भी एक अहम भूमिका निभाया था, उसके कारण में आएगा। और ये उस वक्त लेकिन जो गवर्नर जनरल थे जिस वक्त 1857 की क्रांति हुई, उस वक्त थे लॉर्ड कैनिंग महोदय। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है कि विंध्याचल और सतपुरा जो पहाड़ियाँ हैं वह ये दो पहाड़ियों के बीच से होकर के कौन सी नदी प्रवाहित होती है। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ी के बीच जो नदी बहती है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ी के बीच से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की
जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना यह कौन सी नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी नींव डाली गई थी, यह बनाई गई थी दामोदर नदी पर, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी पहला जो एटॉमिक प्लांट है यह कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है एटॉमिक प्लांट, 9वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि तारापुर परमाणु संयंत्र जो है यह भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक ने जो जनता से बात करने के लिए डायरेक्ट शिलालेख लिखवाए थे, यानी पत्थरों पर अपने जो ये थे उन्होंने जो लिखवाए थे, उस कौन सी लिपि में यह लिखी गई है? तो अशोक के जो शिलालेख की लिपियां हैं वह लिपि है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू जो त्यौहार है यह किसका सबसे लोकप्रिय उत्सव है? तो ये जितने भारत के 28 राज्यों के जो लोक नृत्य हैं और ये हैं उसका हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, इसको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, जिसको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहू जो लोकप्रिय उत्सव है यह असम राज्य का है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? यानी महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की जो उपाधि है राष्ट्रपिता का करके जो संबोधित किए हैं वह कौन किए हैं? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि सुभाष चंद्र बोस, जिनका नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया है। सुभाष चंद्र बोस के दो जो कथन है वो बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। पहला उन्होंने जो है सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, दूसरा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है इन्हीं का दो नारा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है टेबल कॉन्फ्रेंस या प्रथम ये आज़ादी के लड़ाई के दौरान 1931 में जो है 1930-31 के करीब ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ है जो कि लंदन में हुआ है। और ये तीन गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में ही हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है करेक्ट आंसर जाना जाएगा 13वां नंबर प्रश्न का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में याद रखिएगा कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो है वो उससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, तो फिर महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे और फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें भी कांग्रेस हिस्सा नहीं ली थी क्योंकि उस वक्त की राष्ट्रीय पार्टी एक कांग्रेस थी। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन पहुंचे थे, हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि देश का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जो हमारे ये जाने जाते हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनमें उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में ये जो है कार्य किए हैं। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त 563 छोटी छोटी रियासतें थी, उन सबको एकीकृत करके एकीकृत भारत बनाने का प्रयास जो किया और उनसे सपने को साकार किया वो इनका योगदान था, इसलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी चूँकि अर्धनंगा फकीर इसलिए कहा जाता था, एक धोती पहनते थे और उसी को जो है बदन ढके रहते थे, और इसलिए जो है ये विंस्टन चर्चिल ने जो है इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा था। हालांकि इन्होंने जो है एक उसका जवाब बहुत शानदार तरीके से दिए थे। जब इन्हें कहा कि अर्धनंगा फकीर कहा यानी आपके आधे कपड़े कहाँ चले गए, तो गांधी जी कहे कि हमारे सारे देश के कपड़े तो आप चुरा करके ले आए हैं अंग्रेजों को। तो ये साहस थी जिस कारण जो है गांधी युग के रूप में हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल महोदय कहे थे। ऑप्शन नंबर सी जो है 15वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है
कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो पंजाब केसरी के नाम से रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा कि लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, इसलिए आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? यानी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो बाढ़ को रोकने से संबंधित है, या डेयरी के विकास से है, या दूध की आयात से है? तो इस 18वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि डेयरी के विकास से संबंधित जो है ऑपरेशन फ्लड को इस्तेमाल किया गया था। श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि धान की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम मिट्टी मानी जाती है? तो धान की खेती करने के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है इसमें से लाल, काली या दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी के रूप में, उपयुक्त मिट्टी जो है धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राणा प्रताप सागर बांध जो है यह कहाँ से है, यह किससे संबंधित है? यानी राणा प्रताप सागर बांध का जो संबंध है वह किस ऊर्जा उत्पादन के लिए है? तो इसका जो सही उत्तर है, हम सभी जानते हैं कि बांध बना करके जो है नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया जाता है, जिसका अर्थ है जल विद्युत परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में इस प्रश्न के लिए जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वह किस तिथि को होती है? ये उपसौर और अपसौर की जो स्थिति बनती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम सबसे सर्वाधिक दूरी जो होती है वह है ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई को जो है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी होती है। ये जो इस प्रकार के प्रश्न हम लेकर के आए हैं ये सभी आपको SCRT के जो किताब हैं, यानी क्लास जो 6 से 8 के किताब हैं बिहार सरकार के, उससे हमने प्रश्न को तैयार किए हैं ताकि किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे छूटने नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये जो 4 वेद हैं हमारे, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल में उसे बांटा गया है, 1028 सूक्त हैं उसमें। तो इस उसी वेद से जो है गायत्री मंत्र को लिया गया है, अर्थात 22वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो है वह इस प्रकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? यानी अशोक के सभी शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो सबसे पहली बार उसे पढ़ने का श्रेय किसे जाता है उस लिपि को? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 23वां नंबर प्रश्न का कि जेम्स प्रिंसेप जो है यह सबसे पहली बार उसे पढ़े थे, और अशोक के इस लेख को, जो शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे, इन्हीं को पढ़ने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस 24वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष अपने देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी किया गया है। यह करंट का प्रश्न भी बनता है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, जिस दिन जो है मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनका जन्मदिन है, उसी तिथि को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है,
ये 12 जनवरी को हर वर्ष अपने देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इस 26वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हम लोग इसको पीछे इस प्रश्न पर चर्चा किए हैं कि हमारे जो मेजर ध्यानचंद जी है, जिन्हें हॉकी का जादूगर के रूप में भी जाना जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हर वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात 27वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ग्रीन चैनल क्या है। ग्रीन चैनल जो है वह एक डाक सेवा है, या आकाशवाणी चैनल है, या फिर दूरदर्शन चैनल है, या टेलीफोन सेवा है। तो इस 28वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के ग्रीन चैनल जो है वह एक डाक सेवा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है मोहनजोदड़ो, यह कहाँ स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, यानी आज से सिंधु घाटी सभ्यता का जब विस्तार हुआ था, तो जिसे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, तो ये जो स्थल है जिस मोहनजोदड़ो के नाम से जिसे जानते हैं, यह भारत में स्थित नहीं है। यह आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अर्थात इस 29वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ है। तो यह सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि आधुनिक में पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि का सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए। तो महात्मा गांधी सबसे दक्षिण अफ्रीका में जो है केस लड़ रहे थे, वकालत कर रहे थे। वहाँ से 1915 में जब यह भारत आते हैं, तो यहाँ जो है इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। तो पहला सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह शुरू किया गया, यह इन्होंने जो है चंपारण में जो नील की खेती के लिए जो किसानों को मजबूर किया गया था, उसके विरुद्ध जो है 1917 में महात्मा गांधी जी चंपारण से, बिहार के चंपारण से ये सत्याग्रह शुरू किए थे। और गांधी जी को चंपारण आने के लिए जो इनवाइट किए थे वह राजकुमार शुक्ल महोदय किए थे। गांधी जी चंपारण आए और यहाँ से पहला सत्याग्रह किए। उसके बाद जो है खेरा के किसानों के लिए किए, फिर अहमदाबाद के मिल मालिक के विरुद्ध जो है सत्याग्रह किए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि OMR का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है। OMR जिस पर जो है हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी OMR पर ही उसके आंसर दिए जाते हैं। तो इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 31वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। अभी हम लोग पीछे नारा जब पढ़े थे तो उसमें हमने देखा कि नारा जो है ये दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है यह सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और जय हिंद का नारा जो है 32वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33वां नंबर प्रश्न है कि देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो देशबंधु के नाम से जिस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है उनका नाम है CR दास, यानी चित्तरंजन दास के नाम से हम लोग जानते हैं। 33वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में यहाँ जाना जाएगा कि चित्तरंजन दास को जो है वो देशबंधु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम लोग इस सेट में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी प्रश्नों का लाभ उठा सके। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो दिल्ली में हुआ, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो यह समझौता जो है किस आंदोलन को रोकने के लिए हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उस वक्त देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह नमक सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। गांधी जी नमक बना करके जो है नमक कानून तोड़ करके और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि चौरी चौरा जो है नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
चौरी चौरा जिला गोरखपुर में स्थित है और यह जो है 1922 में घटना घटी थी, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी देश में जो असहयोग आंदोलन चल रहे थे उसको वापस ले लिए थे चौरी चौरा घटना के पश्चात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जिस प्रकार हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन में लिखी जाती है, उसी प्रकार जो है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इस 36वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि पंजाबी भाषा के लिखने का जो लिपि है वह है गुरुमुखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस लिपि को सभी विषयों का सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसमें जो लिपि है खरोष्ठी, ब्राह्मी, मोडी और नागरी, तो इसमें कौन सी लिपि जो है वो सभी लिपियों का जन्मदाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ब्राह्मी लिपि जो है वो सभी लिपियों का जन्मदाता है, यानी जितनी भी भाषाएं निकली है वह इसी से होकर के निकली है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का प्राचीन भाषा क्या है। भारत की जो भाषाएं हैं संस्कृत भी है, हिंदी भाषा, पाली, प्राकृत, ये सारी भाषाएं जो है भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में से है। लेकिन प्राचीन भाषा की बात किया जाए तो संस्कृत जो है वो प्राचीन भाषा के रूप में जाना जाता है। 38 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। जी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई है यह 1988 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो भारत के जो है किस शहर में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह शहर जो है आगरा है, यानी कलकत्ता में स्थित है। आगरा, दिल्ली, मुंबई नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार 40 प्रश्नों को हम लोग जो है एक एक करके कवर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी अपने भारत देश में जो सबसे लंबी नदी है उसमें गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे चौड़ी नदी के रूप में जो आएगा वो ब्रह्मपुत्र आएगा। गंगा नदी निकलती कहाँ से है। तो गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा, कौन कौन नाम है, भागीरथी और अलकनंदा, दो नाम से जो है वो निकलती है। और संयुक्त धारा जो है भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा देवप्रयाग के निकट यहाँ उत्तराखंड में एक साथ होकर के बहते हुई प्रवाहित होती है। तो अगर पूछा जाए कि गंगा से पूर्व कौन सी धारा है तो उसका नाम है कि गंगा नदी जब एक साथ संयुक्त बनती है उससे पूर्व है भागीरथी और अलकनंदा। गंगा की सहायक नदी में जो है कोसी नदी आती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बंगाल में एक साथ मिलकर के बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और अपने मुहाने पर जो है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट पर, यानी जो नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे सर्वोच्च चोटी है, हिमालय पहाड़ का हिस्सा है, तो इसकी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। यह पहाड़ी जो है यह किस राज्य में स्थित है। मेघालय है, दिसपुर है या फिर अरुणाचल प्रदेश है या असम है। तो इसकी सबसे सही जानकारी जो है वो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अर्थ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अगर कहा जाए तो और बेहतर होगा कि भारत के किस देश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा नहीं लगती है। तो अगर हम लोग भारत के मैप को विस्तृत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो देश बनता है वो ये है कि भारत के पश्चिम से पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, फिर चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा
इन सारे देशों से भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, लेकिन भारत की जो सीमा स्थल रूप से नहीं लगती है वह श्रीलंका से नहीं लगती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये श्रीलंका से जो है पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका को दोनों अलग अलग होते हैं, किसके द्वारा? पाक जल संधि के द्वारा। याद रखेंगे हम लोग, ये श्रीलंका जो है भारत का समुद्री पड़ोसी देश के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत का जो सबसे पूर्वी समुद्री तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का सबसे पूर्वी समुद्री तट प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम लोग स्थिति देखें तो इधर पश्चिम में अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो पूर्वी समुद्री तट है भारत का, यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि कोंकण तट का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? भारत में जो कोंकण तट का जो प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति में कोंकण तट का विस्तार है, तो इसका अगर विस्तार की बात किया जाए कोंकण तट का, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गोवा से दमन तक का जो विस्तार है वो उसको हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, हालांकि वह जो है हिस्सा लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है, तो उस पर जो जम्मू कश्मीर राज्य का जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा करके राज्य का पुनर्गठित किया गया, तो उसमें जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। उसमें से जो जम्मू कश्मीर अब लद्दाख का हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है, उसको सियाचिन या फिर अक्साई चीन या गिलगित क्षेत्र किस नाम से जानते हैं? तो उसको जाना जाता है अक्साई चीन के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर डी 7वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कर्क रेखा के ऊपर में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर का अर्थात हो गया कि ये ऊपर में स्थित राज्य की बात हो रही है। तो अगर हम लोग भारत के मैप को ध्यान से देखेंगे तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और उसके अतिरिक्त जितने भी राज्य हैं, जो ऊपर के राज्य हैं वो उत्तर में स्थित है, और उसके जो नीचे के राज्य है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की स्थिति शुरू होती है, और ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है यह कुल 8 राज्य मित्र पर गमछा झाड़ यानी मिजोरम, त्रिपुरा और जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन सारे राज्यों से होकर के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसमें जो राज्य इसके उत्तर में स्थित है, तो यहाँ मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात मणिपुर जो है ऑप्शन नंबर ए 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कर्क रेखा के दक्षिण राज्य पूछा जाए तो इधर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, ये सारे राज्य जो हैं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य हो जाएगा। अपने बिहार की स्थिति अगर पूछा जाए तो बिहार भी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है, क्योंकि बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो अगर ध्यान से देखा जाए कि भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारीय है, और भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, और भारत के क्षेत्रफल का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है, और 37 डिग्री 6 मिनट जो है वह उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो यहाँ पर असत्य कथन ढूंढना है, सबसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि भारत के क्षेत्रफल का जो 48% भाग है वो मैदानी भाग है। यह सबसे सही मतलब इसमें असत्य कथन के रूप में यह जाना जाएगा, बाकी कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का चूंकि सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा जा रहा है, ये हिमालय की चोटियों में से जो भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल में स्थित है, तो इसलिए यह दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत में स्थित होती तो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी होती, लेकिन चूंकि यह नेपाल में स्थित है, यहाँ भारत का पूछा जा रहा है, तो इसके लिए सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के कंचनजंगा जो है यह भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी है, यानी कौन सी नदियों का जो भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो प्रवाहित होकर के हिमालय, उसका उद्गम स्थल जो है वह हिमालय के पार है।
तो इसमें जो 3 प्रमुख नदियां हैं जिसका भारत में प्रवाहित होती है, लेकिन उसका उद्गम स्थल हिमालय के पार है। उन तीनों नदियों में से ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है। ये तीनों जो है राकसताल में ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो इसमें ब्रह्मपुत्र जो है वो पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में आती है और फिर ये गंगा में मिल जाती है। और सिंधु सतलज जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान को चली जाती है, जम्मू कश्मीर पंजाब होते हुए। तो इसमें से जो है ये सिंधु और सतलज, सिंधु की सहायक नदी है सतलज, और ब्रह्मपुत्र आकर के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलकर के बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र को जो है वो तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न हम लोग एक एक करके इस प्रकार से करेंगे ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी जहाँ से निकलती है, 2 प्रमुख धारा, एक भागीरथी और एक अलकनंदा, और दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से बहते हुए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार के बाद जाती है पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश। तो वहाँ जो गंगा नदी को जाना जाता है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। 12वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न है 13वां है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ मिल जाती है बंगाल में तो फिर उसके संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ मिलती है तो उसकी संयुक्त धारा को जाना जाता है मेघना के नाम से, और यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है वह बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जहां पर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहां पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। अर्थात 14वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि तिब्बत में बहने वाली नदियां सांगपो निम्नलिखित में किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो तिब्बत में बहने वाली नदियां सांगपो जो है वो किस नदी को जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये नदी भारत में जो आकर के प्रवाहित होते हुए आती है तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। और ये नदी जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। अब यह प्रश्न हमारे इतिहास से है। हम भूगोल, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और साइंस सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। इसमें आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमसे पहले अगर क्वेश्चन कर पा रहे तो उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अंत में आप जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न का उत्तर कर पा रहे हैं, ताकि इससे ये पता चले कि कितनी तैयारियां हो चुकी है। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण में 1857 की क्रांति के तो अन्य बहुत सारे कारण थे, लेकिन उनमें जो प्रमुख तत्कालीन कारण था वह था एनफील्ड राइफल, जिसमें के कारतूस का जो प्रयोग होता था उसमें अफवाहें थी कि उसमें चर्बी का प्रयोग किया जाता है और कारतूस को खोलने के लिए दांत से खींचना पड़ता था। अर्थात उसमें ये अफवाहें थी कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जिस कारण हिंदू और मुसलमान जो भी ये थे सिपाही थे सभी लोग को लगा कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, और इस कारण से जो है यह तत्कालीन कारण बना और जो है मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया। अर्थात ऑप्शन नंबर ए 16वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। यानी 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस वक्त भारत के कौन गवर्नर जनरल थे। तो उस वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 के क्रांति का जो बिहार से नेतृत्व किए थे वह मुख्य रूप से नाम आता है आरा के जगदीशपुर
के जो है जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। 18वां नंबर प्रश्न के लिए नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह महात्मा गांधी को जाता है, या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाता है, या आचार्य विनोबा भावे हैं, या फिर राम मनोहर लोहिया है। तो इसका सबसे सही जवाब है वह है कि आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा जो है वह भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वह महात्मा गांधी जी हैं, या फिर इनमें से कोई और है। तो सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी कि अरविंद घोष जो हैं वो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो लिया गया है वह किससे लिया गया है। तो इसमें जो सबसे सही जवाब होगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ से संकलित किया गया है। और आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी। तो 27 दिसंबर 1911 को जो पहली बार जनगण मन अधिनायक जय है जो हमारा राष्ट्रगान है, जिसके लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इसको जो सबसे पहले गाया गया था वह कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह सबसे पहले गाया गया था। और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन। तो रहमतुल्लाह सयानी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। और यह अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि गोदान किसकी रचना है। गोदान जो है यह एक उपन्यास है, यह किसकी रचना है। तो गोदान के वजह से बहुत फेमस हुए हैं, जो उनका नाम है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है ये अपने लेख के कारण बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। हिंदी से लेकर के उर्दू में इनका लेख जो है, उर्दू भाषा में भी इनका लेख बहुत ही फेमस हुआ है। तो इस प्रकार इस जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था। सैडलर आयोग जो आया तो वो उसका संबंध न्याय से था, राजस्व प्रशासन या पुलिस प्रशासन से, या फिर शिक्षा से था। तो सैडलर आयोग का जो संबंध है वह शिक्षा से संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू किया गया था। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो लागू हुआ है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू हुआ है। और हमारा जो संविधान है उसका अधिकांश भाग जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये समझिए तो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। हालांकि भारतीय संविधान को जो है पूरे विश्व के सभी देशों के संविधान को पढ़ करके उसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट सवाल है 26 है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था। खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ, खिलाफत आंदोलन वह मुख्य रूप से जो है अलुल बंधु मौलाना इनायत अली और विलायत अली, ये दो सगे भाई हैं, इन्हीं के द्वारा प्रमुख रूप से चलाया गया था, जो कि 1920 में शुरू हुआ। कहाँ से। तो तुर्की में खलीफा का पद जब समाप्त कर दिया गया था उसी के विरुद्ध जो है हर जगह पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में खिलाफत आंदोलन चला था। उस वक्त भारत में एक और आंदोलन मुख्य रूप से सक्रिय था, वह था रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों एक साथ चला। गांधी जी जो है वो खिलाफत आंदोलन की जब ये हुई बैठक हुई तो उसकी अध्यक्षता की है। इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी और जो है ये अंग्रेजों के विरुद्ध एक बेहतर ये गया कि मतलब लड़ाई मजबूत हुई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। यानी भारत में सिविल सेवा को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवाओं के सूत्रपात के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है 28 है
कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 3 प्रकार की व्यवस्था है अपने भारत के सुचारू रूप से चलने के लिए। एक विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है और तीसरा न्यायपालिका है। और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है और तीनों एक दूसरे से रिलेट है। तीनों में कोई किसी पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तीनों के अधिकार क्षेत्र शामिल है। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और करवाना, और ये न्यायपालिका का काम है कि अगर कोई कानून के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो फिर कानून के मुताबिक ही उसको सजा देना, चाहे कानून का विरोध करने वाला विधायिका का सदस्य हो या कार्यपालिका का सदस्य हो या न्यायपालिका का सदस्य हो या किसी का भी सदस्य हो या कोई आम नागरिक हो। यानी इस प्रकार तीनों जो है एक दूसरे से संबंधित भी है और तीनों स्वतंत्र भी है। तो कार्यपालिका का जो प्रमुख अध्यक्ष है पूरे भारत में वह होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जनरल कमांडर भी होता है। हालांकि तीनों सेनाओं का एक प्रमुख जनरल कमांडर जो है वह CDS पद है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम से जाना जाता है, CDS। लेकिन उसके बाद भी उसका भी प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट सवाल है 29 है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो देश के प्रथम नागरिक हैं वह देश के राष्ट्रपति महामहिम महोदय होते हैं। अभी जो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, जो कि उड़ीसा राज्य से इनका संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम किस आयु वर्ग का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो जैसे हम लोग एक एक करके आते हैं कि जैसे मतदान करने के लिए, मतदाता बनने के लिए आयु सीमा निर्धारित है कितना, 18 वर्ष। पंचायत स्तर का कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा कितना है, 21 वर्ष। उसी प्रकार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितनी है, 25 वर्ष। पंचायत का किसी भी जैसे मुखिया वार्ड मेंबर का सदस्य बनने के लिए पंचायत के लिए 21 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है तो 30 वर्ष, और अगर भारत का महामहिम राष्ट्रपति बनना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, तो उसके लिए जो है उम्र सीमा है 35 वर्ष। यानी 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। 35 वर्ष से अधिक उम्र, उसके बाद कोई उम्र सीमा वैध नहीं है। वो अंतिम समय तक यानी अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं। भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचन हो सकता है एक राष्ट्रपति का, उसके लिए राष्ट्रपति जो है जो भी संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जिन्हें भी चुनेंगे तो वो जितनी बार भी चुना जा सकता है, कोई संख्या ये नहीं है। जैसे अमेरिका में जो है यह संख्या निर्धारित है कि कोई भी व्यक्ति 1-2 बार से अधिक अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं रह सकता है, लेकिन ऐसा भारत में कुछ नहीं है। सिर्फ आयु सीमा है कि 35 वर्ष का होना चाहिए। अधिकतम आयु की भी कोई सीमा नहीं है कि कितना अधिकतम आयु होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं। राज्यसभा को परमानेंट जो है हाउस क्यों कहा जाता है। तो सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, नहीं, ये गलत बात है। इसमें विघटित नहीं किया जा सकता है, यह एक सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, तो बी और सी। तो बी और सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ये इसलिए नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ये विघटित कभी नहीं होता है, इसलिए इसको जो है अस्थायी सदन कहा जाता है। तो बी आंसर सही होगा, क्योंकि राज्यसभा का विघटन होता नहीं है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 6 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की जो ये कार्यकाल है वो पूरा होता है और फिर उस पर जो है पुनः निर्वाचन होते हैं। निर्वाचन कैसे होते हैं, तो यह और इनडायरेक्ट चुनाव होता है, यानी जो है चुने हुए विधायक जो है इन्हें चुनते हैं, यानी राज्य की विधानसभाओं से चुने हुए जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इन्हें सदस्यों को चुना जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से जो है वह मनोनीत भी करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो अगर बिहार की राज्यसभा की बात की जाए तो अभी बिहार में लोकसभा का फिलहाल चुनाव हुआ है। लोकसभा के लिए 40 सदस्य हैं, विधानसभा
जो भी राज्य विधानमंडल का निचला सदन है विधानसभा, उसके लिए 243 है। विधान परिषद जो कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है, उसमें 75 सदस्य निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अर्थात बिहार में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो डी सही उत्तर है। बिहार में लोकसभा 40, बिहार विधानसभा के सदस्य 243, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 275 और बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या वह है 16। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा जो कि संसद का ऊपरी सदन है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की सदस्यता का जो है वो समय पूरा होता है। इसे यही विधान परिषद के लिए भी है, राज्य विधान परिषद जहाँ भी है तो उसके सदस्यों का भी जो कार्यकाल है वह 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट सवाल है 34 है जो कि साइंस से संबंधित सवाल है कि ध्वनि का तत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो पिच है वह उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, यानी उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। 34वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में उत्तर जाना जाएगा। महिलाओं का पिच जो है वो हाई होता है, पुरुषों का पिच लो होता है। महिलाओं का पिच हाई होता है, इसी कारण महिला की आवाज़ जो है वो सुरीली होती है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20 के हर्ट्ज भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। 20 HZ से 20 के मतलब 1000 हुआ। 20 के हर्ट्ज तक की जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि है वो क्या है। तो 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि के नाम से जाना जाता है, यानी हम मनुष्य का कान जो है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ही ध्वनि को सुन सकते हैं। इस रेंज से कम या इससे ज़्यादा की जो ध्वनि होगी तो मनुष्य का कान उस ध्वनि को नहीं सुन सकता है। श्रव्य और ऑडिएबल ध्वनि का जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ही है। अगला सवाल है 36 है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट क्यों सुनाई नहीं पड़ता। तो चंद्रमा पर अगर विस्फोट हो रहा है या धरातल पर कोई विस्फोट हो रहा है तो उसका आवाज़ चंद्रमा तक नहीं जा पाता है। इसका कारण यह है कि रास्ते में बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर वायु भी नहीं है, निर्वात है, तो जो ध्वनि का गमन है वह किसी न किसी माध्यम में होता है, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो लेकिन अगर कोई निर्वात है, वैक्यूम है, तो वहाँ पर ध्वनि का गमन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर सुनाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना है। तो वायु में जो ध्वनि का वेग है वह है 330 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 330 मीटर ध्वनि यह होता है प्रकाश। यही कारण है कि जब देखते हैं कि बारिश के मौसम में लाइटिंग पहले होता है और आवाज़ जो है गर्जन की आवाज़ बाद में सुनाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि लाइटिंग और गर्जन एक साथ ही होता है, लेकिन चूंकि जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और जो ध्वनि की चाल है वो मात्र 330 मीटर पर सेकेंड है। इसीलिए प्रकाश पृथ्वी पर पहले आ जाती है, चमक हम लोग पहले देखते हैं और गर्जन की आवाज़ बाद में आती है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया। एक्सरे जो टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा कराया जाता है, इस एक्सरे का जो आविष्कारक हैं वो रॉन्टजन महोदय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में कौन कौन से कण होते हैं। तो परमाणु, कोई भी अगर परमाणु हो, चाहे किसी भी तत्व का परमाणु हो, तो उसके बीच में उसका न्यूक्लियस होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं, और परमाणु की कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन होता है। n का जो नंबर है वो कक्षा की संख्या को बताता है, यानी उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है 40 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो परमाणु के जो 3 प्रमुख कण हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज किए थे। तीनों को याद रखिए। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता जो हैं वह है जेम्स चैडविक, प्रोटॉन के खोजकर्ता जो हैं वह गोल्डस्टीन है। प्रोटॉन के कौन है? गोल्डस्टीन है। और न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता है वह है जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब है। दोस्तों
दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये 40 प्रश्न आपको बहुत फायदेमंद होंगे परीक्षा की दृष्टि से। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।